firstly, a warm welcome to you, sir, on OTT Play. Thank you for taking your time out and joining for a conversation. Pleasure, pleasure. When you know the script of Scam 2003, Telugu story, Volume 2 was narrated to you. मुझे ना कहने का मौका ही नहीं मिला। सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि मुझे लगा कि एक और अपॉर्चुनिटी है, इसमें मैं एक नया जोन, नया फ्लेवर एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इस तरीके से लिखा गया था, जिस तरीके से उन्होंने, जब फर्स्ट नरेटिव हुआ था मुझे, तो जिस तरीके से नरेशन था, तो कई बार होता है कि आप थोड़ा सा एग्जेजरेट कर देते हैं, सामने वाला प्रभावित हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि ये स्टोरी तेलगी के बारे में है, तो ये स्टोरी सूर्य प्रताप गहलोत के बारे में भी है। और इस तरीके से हीरोइक तरीके से पेश किया जाएगा। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो फिर बहुत एक्साइटमेंट था मुझे कि मैं इसको कैसे प्ले करूंगा। और एक्साइटमेंट के साथ साथ चुनौती भी थी कि एक जिस तरीके से आर्किटेक्चर में रोज डिफिकल्टीज आती हैं, जिस तरीके से मेडिकल साइंस में रोज डिफिकल्टीज आती हैं, वैसे एक्टिंग और आर्ट में भी डिफिकल्टीज आती हैं कि आप अपने आप को दोहराते न रहें, एक सा ना करते रहें। मुझे लगा कि इसमें ना कहने का कोई सवाल ही नहीं है, और मैं बहुत एक्साइटेड था। जस्ट लाइक आपने मेंशन किया सर कि एक्टिंग में भी चुनौतियां तो होती है, बट टॉकिंग अबाउट ये जो पर्टिकुलर सीरीज आपने जो की, उसमें कौन सा ऐसा चैलेंजिंग सीन था आपके लिए जो आपको एज एन एक्टर बहुत चैलेंजिंग लगा टू पुल ऑफ? अब सीन पर्टिकुलर तो नहीं बता सकता, बिकॉज कि वो रिवील हो जाएगा, लेकिन कुछ सीन्स काफी लंबे लंबे सीन्स थे, और मैं चाहता था कि उसको वन गो में करूं। अब कई बार होता है कि जब आप कर चुके होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि एडिटिंग के बाद वो कितना रहेगा। और तो कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन थे, जिसको मैं इन्वेस्टिगेशन के तरीके से नहीं करना चाहता था, कि चीख चिल्लाहट, मार पिटाई, या सामने वाले को दबा के, या तो मैं उसको मनोवैज्ञानिक स्तर पे करना चाहता था, कि व्यक्ति को समझा जाए और उसके अंदर क्या चल रहा है, और किन परिस्थितियों में उसने ये सब किया है, उसकी पारिवारिक क्या एटमॉस्फेयर है, किस तरीके से वो चीजों को लेता है, किस तरीके से वो सोसाइटी को लेता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे डिफिकल्टी थी, क्योंकि बहुत ड्रामेटिक कर देना और चीख चिल्लाहट से या जोर जबरदस्ती से चीजें बड़ी आसान सी लगने लगती हैं, और एक एक्टर के तौर पे आपको मजा भी आता कि मैं पावरफुल हूँ इस वक्त। लेकिन मजा तभी है जब आप अपने स्टेटस को नीचे करते हुए, क्योंकि स्टेटस ऑलरेडी तय है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं, एसआईटी चीफ हैं, तो उसके बाद अपने स्टेटस को नीचे करते हुए सामने वाले की डिफिकल्टी, सामने वाले की परेशानी को समझते हुए जब आप उस सीन को परफॉर्म करते हैं, वो एक डिफिकल्टी थी। बिकॉज कि अभी तक जो पुलिस के कैरेक्टर्स मैंने किए हैं, तो वो थोड़े ड्रामेटिक और थोड़े से ओवर इमोशनल, लेकिन इसमें इमोशंस को कंट्रोल करना था और एक बहुत ही नेचुरल तरीके से करना था। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कोर्ट सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जैसे आपने बोला है कि आप रिवील तो नहीं कर सकते, बट हम एज एन ऑडियंस देखना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल देखिएगा, आप लोगों को मजा आएगा, बिकॉज पहले जो 5 एपिसोड आए हैं, फर्स्ट पार्ट आया है, सेकंड पार्ट भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही मजेदार परफॉर्मेंसेस हैं, और शानदार म्यूजिक है, शानदार डायलॉग्स हैं, और शानदार निर्देशन। एंड सर, अगर आपके किरदार की बात करें तो सूर्य प्रताप गहलोत की कौन सी ऐसी उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है जो आप पर्सनली रिलेट कर पाते हो? कौन सी उसकी ऐसी क्वालिटीज है जो आपके साथ मिलती है रियल लाइफ? मुझे रियल लाइफ में मैं जजमेंटल बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बहुत ही खराब लगता है कि मैं किसी के व्यक्ति के विषय में कहूँ, या किसी के बारे में कहूँ कि ये ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है। और सूर्य प्रताप गहलोत जो है, वो भी जजमेंटल नहीं है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे लाइफ में बहुत ऑड लगता है कि किसी के विषय में आप कह दें कि ये एक कैटेगरी में बांध दें उसको। सूर्य प्रताप गहलोत भी ऐसा ही है कि वो कैटेगरी में नहीं मानता है, वो सिर्फ अपना काम करे। वर्क इज वर्शिप फॉर हिम, इफ मतलब अगर शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सके तो। हाँ, वो आसान तरीका भी है काम को करने का, और उसके निष्कर्ष तक, परिणाम तक पहुंचने का। यदि आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि यही है, तो फिर आप निष्पक्ष किसी चीज की जांच कैसे कर पाएंगे? क्योंकि एक किसी भी स्कैम की, किसी भी उसकी कई तहें होती हैं, सिर्फ एक तह नहीं है कि यही विक्टिम है। बहुत सारे अनजाने में विक्टिम हो सकते हैं, तो हो सकता है कि व्यवस्था विक्टिम हो, सोसाइटी विक्टिम हो, या कंडीशंस विक्टिम हो। उसको यदि आपको न्यूट्रल तरीके से, जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, तब वो मुझे लगता है कि आप निष्कर्ष और न्याय तक नहीं पहुंच पाए। ऑल्सो सर, जैसे आपका जो किरदार है गहलोत का स्कैम में,
जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जिसमें आपको वर्दी पहननी पड़ती है, तो आपको क्या लगता है एज एन आर्टिस्ट आपकी आपको ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये किरदार मुझे बहुत ऑनेस्टी से निभाना पड़ेगा, सो दैट कहीं भी मैं चूक चूक ना जाऊं जब ऑडियंस इसे देखे अपने स्क्रीन पर। बिल्कुल, पहले 2-3 दिन तो नींद नहीं आती, हम्म। क्योंकि वो सुर मिलने का बड़ा संकट होता है कि मैं सही सुर पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और यहाँ राइट। निर्देशक की भूमिका, डायरेक्टर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मैं मतलब एज एन एक्टर मैंने आज तक लाइफ में कभी मॉनिटर नहीं देखा कि मैंने क्या परफॉर्म किया है। मैं सिर्फ अपने डायरेक्टर की आंखों में देखता हूँ। एक सीन होने के बाद एक पॉजिटिविटी आती है, तब मुझे लगता है शायद मैं सही सुर में हूँ। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है एक करेक्ट सुर पकड़ पाना। और वो जब आप नए चरित्र में जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और वो नर्वसनेस बहुत जरूरी मुझे लगता है कि एक एक्टर एक्ट्रेस के तौर पर होनी चाहिए। कि आप कुछ नया करने जा रहे हो तो उसके लिए यदि आप नर्वस नहीं है तो निश्चित तौर पे आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो लिखा गया है या जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑल्सो ऑन अ डिफरेंट नोट सर, 27 नवंबर को आप 25 साल कंप्लीट करेंगे टू बी प्रिसाइज इन द इंडस्ट्री। अगर आप अपनी जर्नी को एक रेट्रोस्पेक्ट में देखते तो आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी जो फिल्म इंडस्ट्री में रही है 25 साल की। ये तो इंडस्ट्री में हो गई। मैं 27 नवंबर चाइना गेट रिलीज हुई थी हम्म। 1998 में। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पार्ट ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री होऊंगा, क्योंकि मैं थिएटर से आता हूं तो थिएटर के विषय में ही ज्यादा गंभीरता से लिया था। लेकिन डेस्टिनी कि आपको आपका काम से ही काम मिलता है और काम के थ्रू ही आप अपनी एक यात्रा तय करते हैं। और मुझे अभी भी लगता है कि मैं बिल्कुल नया हूँ अभी। 1-2 साल ही हुए हैं मुझे इंडस्ट्री में आए हुए, क्योंकि हर दिन एक नया है। हर नया काम एक चुनौती लेके आता है और वो स्फूर्ति देता है, ऊर्जा देता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको चैलेंज मिलते रहे लाइफ में एज एन एक्टर। जिंदगी के चैलेंजेस अलग हैं, अभिनय के चैलेंजेस अलग हैं। तो मुझे लगता है बहुत ही सुखद यात्रा रही है। और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू माई इंडस्ट्री, थैंकफुल टू माई ऑडियंस। क्योंकि मुझे 100% इस बात पे विश्वास है कि एक ऑडियंस ही एक एक्टर को रचती है, वही उसे बनाती है। यदि मैं सोचूं कि मैंने ही सब कुछ किया है तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस यात्रा में आई एम रियली थैंकफुल टू माई ऑडियंस, माई डायरेक्टर्स, माई प्रोड्यूसर्स, माई को एक्टर्स, और अल्टीमेटली माई व्यूअर्स। ऑफ कोर्स सर, बट 25 years अगो सर जब आप इंडस्ट्री में नए थे, uh, क्या कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए एज एन एक्टर टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, टू एस्टैब्लिश योर क्राफ्ट एंड प्रूव दैट मैं अच्छा एक्टर हूँ। मुश्किल हुई थी चाइनागेट जब मेरी रिलीज हुई थी। तो वो मेरा इतना हैवी गेटअप था इतने, और आई वाज 104 kg का वेट था मेरा। तो लोगों ने काफी तारीफ की थी, सराहना हुई थी, दे अप्रिशिएट। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मुकेश तिवारी कौन है। उन्हें जगीरा ही पता था। तो करीब 2 साल तक मैं खाली बैठा रहा। सो मुझे लोगों तक अप्रोच करना पड़ा कि सर मैंने ये रोल किया हुआ है। प्रोड्यूसर्स को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि उन्हें बिलीव ही नहीं होता था कि जगीरा करने वाला व्यक्ति ऐसा दिखता होगा। तो वो एक यात्रा रही और वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी रहा लाइफ का। क्योंकि सिर्फ यदि चाइना गेट के बाद ही मुझे 25 फिल्में मिल जाती और तो मैं शायद इंडस्ट्री को उतनी गहराई से नहीं समझ पाता, प्रोसेस ऑफ वर्किंग नहीं समझ पाता। तो वो एब्सोल्युटली। तो वो प्रोसेस समझना बहुत आवश्यक है एक एक्टर के तौर पे, कि आप जिनके साथ काम करने वाले हैं या जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं उनकी वर्किंग स्टाइल कैसी। बट सर ऑफ लेट आपने बहुत सारे फिल्मों के साथ आपने ओटीटी स्पेस में भी बहुत वेब शोज किए। एज एन एक्टर कौन सा आपके लिए मीडियम अच्छा रहा है, इन द सेंस दैट कि कौन से मीडियम ने आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दी है आपका हुनर दिखाने के लिए, लाइक बेटर काइंड ऑफ रोल्स जो आपको मिले हैं फिल्म से या ओटीटी से। आई एम लकी एनफ, आई थिंक सो, कि मैंने सिनेमा में कितने अलग 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 किरदार निभाए हैं। लेकिन ओटीटी में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि यू हैव लंबा एक वक्फा, लंबा ड्यूरेशन आपके पास होता है। 9 एपिसोड होते हैं, 45 मिनट्स के ड्यूरेशन उसका होता है। सो इसमें कैरेक्टराइजेशन की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है, इसमें आप nuances ज्यादा अच्छे पूछ सकते हैं। सो इसमें कंपैरिजन करूंगा तो दोनों के खिलाफ अन्याय होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं सिनेमा से आया हूँ। और माध्यम, एक एक्टर का काम एक्टिंग करना है, चाहे वो स्टेज हो, चाहे सिनेमा हो या ओटीटी हो। फॉर्म्स भर चेंज हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे थोड़ा सा हमें ड्यूरेशन ज्यादा मिलता है कैरेक्टराइजेशन करने का। सो ओटीटी में बेटर संभावना नजर आती है। एंड फाइनली से मैं ये इंटरव्यू
मुझे पूछना ही है कि रोहित सर रिसेंटली कंफर्म की गोलमाल 5 बनने वाली है। क्या हम आपको देख पाएंगे एज वसूली भाई इन द 5th इंस्टॉलमेंट? आई मीन, आई कैन नॉट एंड दिस कॉन्वर्सेशन विदाउट आस्किंग दिस। नो, निश्चित तौर पे हम गोलमाल 5 की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम लोग शायद उसकी शूट चालू करेंगे। अभी रोहित शेट्टी जी बिजी है सिंघम की शूटिंग में, और स्क्रिप्ट लेवल पे उनके दिमाग में चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि वसूली एक इम्पोर्टेंट पार्ट है गोलमाल का। यस। वो दर्शकों ने बनाया है, आप लोगों ने बनाया है। तो नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली आप लोग देख पाएंगे। Of course, sir. But before that, I'm wishing you all the luck, all the best for Scam 2003 Volume 2. Looking forward to it. जो बाकी के remaining 5 episodes आने वाले हैं. I hope या प्लीज, audience उसको उतना ही प्यार दे जैसे initial 5 episodes को मिला था. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।